नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्पेशल क्लासेस में। तो आइए आज हम जानेंगे थ्योरी के बारे में जानेंगे। कोशिका टॉपिक रहेगा हमारा, कोशिका और कोशिका चक्र। ठीक है, तो सेल्स के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या है, कोशिका के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें क्या सभी जीवधारी होते हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं, सीधी सी बात है। इनमें कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं। अब जो जीव एक कोशिका से बने होते हैं उनको क्या कहेंगे? एक कोशिका जीव कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक कोशिका जीव कहते हैं। जबकि दूसरे हमारे जैसे जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो हम उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं बहुकोशिका जीवन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोर्क कोशिका को देखा एवं उनका चित्र दिया। यह चित्र साधारण सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखी गई कोशिकाओं पर आधारित था। ठीक है, यह कैसा था? सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखी गई कोशिकाओं पर आधारित था। ठीक है, अब आगे देखता है। 1838 में जर्मनी के वानस्पतिक वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधे के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से, तो ये कैसे बने होते हैं? विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। और क्या कहते हैं? ये ऊतकों का निर्माण करते हैं। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या? आगे लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया। ठीक है, इसके बाद स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ओके, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि वो नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो इन्होंने ये नहीं बता पाया कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहली बार रडोल्फ बीचो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने स्लाइडेन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादन से बनते हैं या बने होते हैं। ओके, जो सभी जीव होते हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं, सीधी सी बात। दूसरा है, सभी जीवों की बुनियादी इकाई है, और सभी जीवों की बुनियादी इकाई क्या है? कोशिका। तो कोशिकाएं सभी जीवों की बुनियादी इकाई है। उसके बाद थर्ड है, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थिति कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक संघनन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसको केंद्रक कहते हैं। ओके, जो झिल्ली युक्त संरचना मिलती है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अब केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस जो होता है उसके बारे में जानेंगे। केंद्रक, इसमें क्या? कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की थी। ठीक है, केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों से बना होता है जिसके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया गया है, जिसे परिकेंद्रकी अवकाश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अंतरावस्था। केंद्रक के ढीली डाली अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन्स तंतुओं की जलिका मिलती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। ठीक है, क्रोमैटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, जिसे कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। ठीक है, उसे एकैरियोट व इसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है, उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जो कोशिकांग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अंतःप्रदीपी जलिका, सूत्र कणिकाएँ, सूक्ष्म ग्वाल्जी समित्र, लायनकाय व
रसधानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। ठीक है, कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दोनों अंगक हरित लवक पौधों में व सूत्र कणिका में व खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जलिका में भी मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं। उदाहरणार्थ, सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा, जो माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है उसके 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया जो होता है में 3 से 5 माइक्रोमीटर की है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं देखते हैं, इनमें क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीली हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया सम जीव मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद कोशिका में साइटोप्लाज्मा एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदिक केंद्रक नहीं पाया जाता। अनुवंशक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। आगे देखते हैं, प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेद आकार में मिलती है जिसे मीसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतपर्तन होते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीली हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्लीमय विस्तार होता है जिसे बड़की लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़की लक्षण कहते हैं। उसके बाद इसमें बढ़क पाए जाते हैं। क्या होता है? बढ़क पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। यदि वह चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली मिलती है जिसे कशाभिकाएं कहते हैं। ठीक है, जीवाणु कशाभिका 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से? तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। ठीक है, तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा है राइबोसोम। क्या है राइबोसोम? इसके बारे में जानते हैं। जॉर्ज पैलेड 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उप इकाइयों में 50S व 30S की बनी होती है जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। आगे देखते हैं, राइबोसोम अंतर्द्रव्यीय जलिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं जिसे अंतर्द्रव्यीय जलिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं। उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जलिका कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम की उपस्थिति पर अंतर्द्रव्यीय जलिका चिकनी लगती है। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जलिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरॉयडल हार्मोन्स चिपके अंतर्द्रव्यीय जलिका में होते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं, झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरण फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं गैस
रसदानी नीली रहित बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। तो इसमें क्या, शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनांस व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, जबकि दूसरे पौधे में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एवं प्रोटीन की बनी होती हैं। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट की बनी सतह होती हैं। कोशिकाएं आपस में प्लामोडेस्मेटा से जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या आती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। हमारा अगला पॉइंट है प्राणी कोशिका। प्राणी कोशिकाओं में तारकाय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। वर्ष 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तार संरचना का ज्ञान संभव हो सका है। कोशिकाओं लिपिड की बनी होती हैं, जो दो सतहों में व्यवस्थित होती हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, मनुष्य की रुधिराणु की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक, परिधीय प्रोटीन झिल्ली के सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं। ठीक है, अंतः झिल्ली तंत्र। ठीक है, इसमें क्या है, इस तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रव्यीय झिल्लिका, गोल्जी-काय, लयनकाय व रसदानी अंग जाते हैं। सूत्री कणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक व पराक्सीसोम के कार्य उपर्युक्त अंगों से संबंधित नहीं होते, इसीलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। आगे देखते हैं अंतर्द्रव्यीय झिल्लिका। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैले युक्त छोटी नलिकावत झिल्लिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्यीय झिल्लिका कहते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रव्यीय झिल्लिका, गोल्जी-काय, लयनकाय व रसदानी अंग आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण क्या है, इसको देखते हैं। तो इसमें कह रहा है, कैमिलो गोल्जी ने पहली बार केंद्रक के पास धनी रंजित झिल्लिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी। इसका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। हमारा अगला पॉइंट है, इसमें क्या है, लयनकाय, जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। इसमें यह झिल्ली पुट्टिका संरचना होती है, जो संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी-काय में बनाते हैं। पृथकीकृत लयनकाय पुट्टिकाओं में सभी प्रकार की जल अपघटीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेज, प्रोटोएसेज व कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। अब जानते हैं रसदानी। रसदानी क्या है? वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जीव विज्ञान के जो वर्ड होते हैं थोड़ा अटपटे टाइप के होते हैं, वह नहीं। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसदानी कहते हैं। ठीक है, इसमें पानी, रस उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं हैं भी इनमें मिलते हैं। रसदानी एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसे टोनाप्लास्ट कहते हैं। अब देखते हैं सूत्र कणिका क्या है।
सूत्रकणिका के बारे में। ये सब कोशिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वही हमारा टॉपिक चल रहा है। तो सूत्रकणिका यह है तस्तरी नुमा बेलनाकार आकृति की होती है जो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 से 1 माइक्रोमीटर अर्थात औसतन 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती है, ठीक है। उसके बाद भीतरी कक्ष को अधात्री कहते हैं, इसको मैट्रिक्स, ठीक। बाह्य कला सूत्री कणिका की बाह्य सतत सीमा बनाती है। इसकी अंत झिल्ली कई अधात्री की तरह अंतर्बलन बनाती है, इसे क्रिस्टी कहते हैं। सूत्री कणिका के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। अब जानते हैं लवक, इसके बारे में। लवक क्या है? लवक सभी पादप कोशिकाओं व कुछ प्रोटोजोआ जैसे युगलीना में मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। भिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक व अवर्णी लवक। हरित लवक, हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनाइड वर्णक मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। वर्णित लवकों में वसा विलय कैरोटीनाइड वर्णक जैसे कैरोटीन, जैथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है, ठीक है, जैसे आलू, तेल। बलक में तेल व वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडार होता है। हरित लवकों की लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं साइटोपंजर। साइटोपंजर क्या है? प्रोटीन युक्त विस्तृत जलिकावत तंतु जो कोशिका युक्त में मिलता है उसे साइटोपंजर कहते हैं। उसके बाद पश्माव व कशाविका। पश्माविकाएँ व कशाविकाएँ रोग सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है, ठीक है। उसके बाद आता है, इसी में पॉइंट दूसरा है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से पता चलता है कि पश्माव व कशाविका जीवद्रव्यीय झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोरों को अक्ष सूत्र कहते हैं जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है जो लंबे अक्ष के समांतर स्थित होते हैं। अक्ष सूत्र के केंद्र में एक बड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है। अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा तारक काय। तारक काय व तारक केंद्र। इसमें क्या है? तारक काय वह अंग है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बनना होता है जिसे तारक केंद्र कहते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है जिसे धुरी कहते हैं। यह परिधीय त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने आर्य दंड से जुड़े होते हैं। अब देखते हैं कोशिका चक्र। कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृत व कोशिका वृद्धि होती है। कोशिका चक्र की दो मूल प्रावस्थाएं होती हैं। तो पहले है क्या है? अंतरावस्था। इसमें देखते हैं सूत्री अंतरकला प्रावस्था समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराज को प्रदर्शित करता है। एस फेज या संश्लेषण प्रावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इनकी प्रतिकृति होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। अंतरावस्था 3 चरण में विभाजित है। जी फर्स्ट गैप ग्रोथ पश्च सूत्री अंतराल प्रावस्था। उसके बाद काल अर्थात
कॉल डूइंग इट्स एवरीडे जॉब। कोशिका नियमित कार्य करती हैं, तो कोशिकाएं नियमित कार्य करती हैं। कॉल ग्रो कोशिकाएं। आगे देखते हैं। यस डीएनए संश्लेषण अवस्था। गुणसूत्रों G2 प्रतियां पूर्व सूत्री विभाजन। अंतरकाल प्रावस्था। देखते हैं अंतरकाल प्रावस्था के बारे में, जिसको सूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें क्या है? एम प्रावस्था का आरंभ केंद्र के विभाजन से होता है, जो कि संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण के समतुल्य होता है, और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2C से चिह्नित किया जाए तो यह बढ़कर 4C हो जाती है। यद्यपि गुणसूत्रों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं, जीवन प्रावस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था G0 कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सूत्री विभाजन अवस्था, इसको हम किससे प्रदर्शित? एम प्रावस्था। ओके। सूत्री विभाजन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहली है पूर्वावस्था, दूसरी है मध्यावस्था, तीसरी है पश्चावस्था और चौथी है अंत्यावस्था। अब देखते हैं सबसे पहले हम पूर्वावस्था। अंतरावस्था की यस व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था सूत्री विभाजन की पहला पड़ाव है। यस व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन जाते हैं, लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं। गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ भी पूर्वावस्था की पहचान है। तारक केंद्र, जिसका अंतरावस्था की यस प्रावस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान महत्वपूर्ण घटना है। गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। समसूत्रीय तर्क सूक्ष्म नलिकाओं में जमावड़े की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। देखते हैं मध्यावस्था। केंद्र आवरण की पूर्व रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ हो जाती है। मध्यावस्था गुणसूत्र 2 संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है, जो आपस में गुणसूत्री बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्री बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। उसके बाद सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तुर्कुतंत्र के जुड़ने का स्थान ये संरचनाएं हैं, जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। अब देखते हैं पार्श्वावस्था, इसके बारे में देखेंगे। पार्श्वावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं, जिन्हें अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। सेंट्रोमीटर भी विभाजित होकर प्रतिलोम ध्रुव की तरफ जाते हैं। अंत्यावस्था, इसके बारे में, इस अवस्था में केंद्रक सूत्रों के 2 समूह और केंद्रक के चारों ओर केंद्रावरण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार एक केंद्रक से 2 केंद्रक उत्पन्न होते हैं। जिस समतल पर मध्यावस्था फलक स्थापित था, उस स्थान पर एक आवरण बन जाता है, जिसके कारण वह कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। केंद्रक का विभाजन इसी विधि से होता है।
कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा जो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, इस प्रक्रिया जो कोशिका द्रव्य विभाजन है कहते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं, जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। ठीक है। उसके बाद है सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। सूत्री विभाजन या मध्यवर्तीय विभाजन द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। कोशिका वृद्धि के परिणामस्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात व्यवस्थित हो जाता है। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजन होकर केंद्र कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखें। फिर है अर्धसूत्री विभाजन। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है, जिसमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार की कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाले अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, जिसे अर्धसूत्र प्रथम व अर्धसूत्री कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है। इस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री अवस्था प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पूर्वयोजन होता है। अर्धसूत्री सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड। फिर है पूर्वावस्था फर्स्ट, पूर्वावस्था सेकंड। मध्यावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था सेकंड। पश्चावस्था फर्स्ट, पश्चावस्था सेकंड। अंत्यावस्था फर्स्ट, अंत्यावस्था सेकंड। उसके बाद गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 अवस्थाओं में उपविभाजित किया गया है, जैसे तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट व पारगतिक्रम। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। युग्मपट जानते हैं क्या है? इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मों की समजात गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म लेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, जिसे सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र कहते हैं। जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है, उसे युगली अथवा चतुष्क कहते हैं। स्थूलपट कम अवधि की होती है। इस अवस्था के दौरान युगली सूत्रक गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं, जहां पर समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय होता है। जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है उसे रिकाम्बिनेज कहते हैं। दो गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थ का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। द्विपट के प्रारंभ में सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। विनिमय बिंदु पर ग्रहाकार की संरचना को काजमेंटा कहते हैं।
प्राणियों के अंडकों के द्विपट महीनों या वर्षों समाप्त होती हैं। अर्धसूत्री पूर्वावस्था की अंतिम अवस्था पारगतिक्रम कहलाती है, जिसमें काइज़मेटा का उपांत्यभवन हो जाता है, जिसमें काइज़मेटा का अंत होने लगता है। मध्यावस्था प्रथम युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। पश्चावस्था से फर्स्ट समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। फिर है अंत्यावस्था फर्स्ट। इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रिक पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्वैक कहते हैं। पूर्वावस्था सेकंड अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्र के पूर्व लंबा होने से पहले वह कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। अर्धसूत्री विभाजन के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन व सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है। पूर्वावस्था के अंत तक केंद्र आवरण अद्रव्य हो जाता है। मध्यावस्था सेकेंड। इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। पार्श्वावस्था सेकेंड। इस अवस्था में गुणसूत्री बिंदु अलग हो जाते हैं और इनसे जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्री कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अंत्यावस्था सेकेंड। यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन के अंतिम अवस्था, जिसमें गुणसूत्रों के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत चार अवृत संतति कोशिका का चतुष्टय बन जाता है। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। आपको वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगी हो तो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगली वीडियो हमारी रहेगी ऊतक। ऊतक क्या है, ऊतक के बारे में जानकारी, ठीक है।